हेलो फ्रेंड्स। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं LTE आर्किटेक्चर यानी कि 4G आर्किटेक्चर। तो बहुत से लोगों ने पूछा कि हमें 4G के बारे में कुछ बताओ। आजकल हिंदुस्तान में रिलायंस जियो का 4G नेटवर्क आ चुका है, तो क्या कैसा नेटवर्क आर्किटेक्चर है, क्या चीज़ें हैं उसमें, क्या नई चीज़ें ऐड हुई हैं, बिकॉज 2G 3G बहुत पुराना हो चुका है, हर कोई 4G के बारे में जानना चाहता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि 4G आर्किटेक्चर कैसा होता है, कैसा दिखता है, कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, उनका क्या काम होता है, 2G से कंपेयर करें तो कैसा होगा, कौन सा हार्डवेयर किससे कंपेयर किया जा सकता है, बहुत सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इस लेक्चर को मेक श्योर कि आप एंड तक देखें एंड आई विल ट्राई टू गिव माई बेस्ट। और मैं गारंटी देता हूँ कि पूरा लेक्चर पढ़ने के बाद आप 4G को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, राइट। तो आप कोशिश करिए इसको एंड तक पढ़ने की, राइट। तो इस पूरे लेक्चर को आप देखिए एंड आई बैट यू कि आपको कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं होगा जो 4G में अनकवर्ड रहेगा, राइट। तो शुरू करें। ओके, सो दिस इज LTE आर्किटेक्चर, राइट। 4G आर्किटेक्चर को हम क्या कह सकते हैं? LTE कहते हैं, राइट। तो हालांकि हिंदुस्तान के अंदर अभी कंप्लीटली 4G नहीं आया है, ठीक है, क्योंकि 4G का LTE इज 3.9G। अगर आप मेरा वीडियो देखेंगे GSM इवोल्यूशंस तो आपको पता चलेगा कि LTE 3.9 जनरेशन है, नॉट एक्चुअल 4G। एक्चुअल 4G जो आएगा वो LTE एडवांस के नाम से आएगा, बिकॉज वहाँ पे डेटा रेट आपको ज़्यादा मिलेंगे इन कंपैरिजन टू LTE जो अभी आपको मिल रहा है, राइट। हार्डवेयर सेम है, सब कुछ सेम है, डेटा रेट अभी हमें वो अचीव नहीं हुए हैं, राइट। तो हालांकि ये जो आर्किटेक्चर है ये LTE आर्किटेक्चर है, 4G आर्किटेक्चर। LTE के अंदर तीन मेन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं LTE आर्किटेक्चर में। मैं आपको बता दूं, पहला इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है ई नोड बी। ई नोड बी के बाद जो इंपॉर्टेंट हार्डवेयर हमारे पास है वो है EPC, इवॉल्व पैकेट कोड। और EPC के बाद जो इंपॉर्टेंट हार्डवेयर है वो है IMS। तो LTE इन तीन चीजों से मिलकर बना है। अगर आपको ये याद नहीं रहता है तो आप ये बना सकते हो, ये भी 4G है। यहाँ पे EPC सिर्फ सिंपल लिखा है, यहाँ पे EPC को पूरा डिस्क्राइब किया हुआ है, ये पूरा EPC है। ये जो पूरा बॉक्स है ये EPC है, तो यहाँ पे मैंने EPC बना दिया। EPC कनेक्ट है IMS से, ये रहा IMS। EPC IMS से कनेक्ट है और EPC यहाँ किससे कनेक्ट है? ई नोड बी से, ये रहा ई नोड बी। तो एक्चुअल में ये पूरा 4G है, राइट। EPC को आप लिख सकते हैं इवॉल्व पैकेट कोड। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है 4G की, इवॉल्व पैकेट कोड। एक्चुअल में ये 4G का इंपॉर्टेंट हार्डवेयर है, आप कह सकते हैं, राइट। जो कोर नेटवर्क है वो ये है, EPC है, EPC इसका कोर नेटवर्क है, राइट। अगर हम ई नोड बी की बात करें, अगर हम स्टार्टिंग करें तो मैं आपको बता दूं 4G के कुछ फीचर्स के बारे में मैं आपको बता दूं। 4G किस किस बैंडविड्थ को सपोर्ट करता है। जो बैंडविड्थ आप ले सकते हैं, वेरिएबल बैंडविड्थ अवेलेबल है आपके पास। कौन कौन सी वेरिएबल बैंडविड्थ अवेलेबल है? 1.4 मेगाहर्ट्ज, 3 मेगाहर्ट्ज, 5 मेगाहर्ट्ज, 10 मेगाहर्ट्ज, 15 मेगाहर्ट्ज एंड 20 मेगाहर्ट्ज। ये बैंडविड्थ अवेलेबल है। अगर ऑपरेटर कोई छोटा ऑपरेटर है जो ज्यादा स्पेक्ट्रम परचेज नहीं कर सकता, ज्यादा बैंडविड्थ परचेज नहीं कर सकता, वो क्या करेगा? वो छोटा बैंडविड्थ परचेज कर सकता है। 3 मेगाहर्ट्ज परचेज कर सकता है, 5 मेगाहर्ट्ज परचेज कर सकता है, 10 मेगाहर्ट्ज परचेज कर सकता है। कोई बहुत बड़ा ऑपरेटर है, रिलायंस जियो के पास 20 मेगाहर्ट्ज का बैंडविड्थ अवेलेबल है, इसलिए वो ज्यादा कस्टमर्स को सर्विस दे सकता है। पर किसी ऑपरेटर को लगता है कि मेरी गुंजाइश इतनी नहीं है, मैं इतना बड़ा बैंडविड्थ या इतना बड़ा स्पेक्ट्रम नहीं खरीदना चाहता, वो छोटा बैंड भी ले सकता है और 4G सर्विस दे सकता है। जरूरी नहीं है कि आप 20 मेगाहर्ट्ज का इन्वेस्टमेंट करो, आप कम इन्वेस्टमेंट करके भी 4G सर्विस दे सकते हो, राइट। अगर आप डेटा रेट की बात करें 4G के अंदर, तो जो मैक्सिमम डेटा रेट अचीव होता है एट प्रेजेंट वो है 300 Mbps फॉर डाउनलिंक एंड 75 Mbps फॉर अपलिंक। एक इंपॉर्टेंट चीज जो 4G में है वो है आपका मल्टीपल एक्सेस टेक्निक। इस पे भी एक अलग से मैं लेक्चर डालूंगा। मल्टीपल एक्सेस टेक्निक कौन सी इस्तेमाल करते हैं आप? फॉर अपलिंक आप इस्तेमाल करेंगे SC-FDMA और फॉर डाउनलिंक आप इस्तेमाल करेंगे OFDM, राइट।
तो ये इसमें मल्टीपल एक्सेस टेक्निक इस्तेमाल होती है। अगर मॉड्यूलेशन की बात करें कि मॉड्यूलेशन कौन सा इस्तेमाल करते हैं 4G के अंदर, तो मॉड्यूलेशन इस्तेमाल होता है 64 क्वाड, और अभी 256 भी आ गया है, ये मॉड्यूलेशन टेक्निक इस्तेमाल होती है। तो ये कुछ फीचर्स हैं आपके 4G के, इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जो आपको मालूम होने चाहिए, राइट। मॉड्यूलेशन टेक्निक कौन सी इस्तेमाल हो रही है? 64 क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, 256 क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, राइट। ये फीचर्स इसमें इस्तेमाल हो रहे हैं। अब हम बात करते हैं एक एक कंपोनेंट की। तो सबसे पहले जो कंपोनेंट हम लोग देखते हैं वो है यूई, यूजर इक्विपमेंट। अगर आप 2G का मेरा लेक्चर देखें तो वहां पे इसी मोबाइल को हमने क्या बोला हुआ है? मोबाइल स्टेशन। अभी देखो ये स्क्रीन बड़ी हो गई, पुराने लेक्चर देखना वो छोटी सी स्क्रीन है, बटन भी बने हुए हैं, यहाँ पे टच स्क्रीन है। मतलब अभी आप वॉइस के साथ साथ वीडियो देख सकते हैं, इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं। तो अभी आप इसको सिर्फ MS नहीं बोलोगे, यूई बोलोगे, क्योंकि अभी आप डेटा भी इस्तेमाल कर रहे हैं वॉइस के साथ साथ, तो ये कंप्यूटर की तरह भी काम कर रहा है। तो इसको अब हम MS ना बोल के सॉरी कॉल बहुत आते हैं चलिए, तो इसको हम MS ना बोल के क्या बोलेंगे? यूई बोलेंगे, राइट, यूजर इक्विपमेंट। तो अभी क्योंकि ये मोबाइल की तरह भी काम कर रहा है, लैपटॉप की तरह भी काम कर रहा है, तो ये मल्टीपर्पज डिवाइस है, तो इसको हम लोग अभी MS नहीं बोलते, अभी हम इसको यूई बोलते हैं, यूजर इक्विपमेंट, राइट। यूई किससे कनेक्ट होता है? ई नोड बी से कनेक्ट होता है। ई नोड बी इज जस्ट लाइक योर BTS, जस्ट लाइक योर यू कैन से नोड बी। नोड बी 3G में इस्तेमाल होता है, BTS टर्म जो है वो 2G में इस्तेमाल होता है। 4G में इस टर्म को हमने और एडवांस किया है और उसका नाम दिया है इवॉल्व नोड बी, राइट। क्या फीचर्स हैं ई नोड बी के? ई नोड बी के बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स है। अगर आप देखें, ई नोड बी काम आता है पेजिंग में, ई नोड बी काम आता है आपका, ई नोड बी काम आता है आपका ऑथेंटिकेशन में, पेजिंग में काम, सॉरी, ई नोड बी आपका काम आता है एक्चुअल में रेडियो रिसोर्स मैनेजमेंट में, रेडियो एडमिशन कंट्रोल में। लिख देता हूं मैं यहां पे, ई नोड बी काम आएगा आपका रेडियो रिसोर्स मैनेजमेंट, ई नोड बी काम आएगा आपका रेडियो बियरर कंट्रोल में, रेडियो एडमिशन कंट्रोल में, और कहने का मतलब ई नोड बी आपके लिए क्या काम करता है? ये जो मल्टीपल एक्सेस टेक्निक है ना, SCFDMA, OFDMA, ये सब टेक्निक इस्तेमाल होती है ई नोड बी और मोबाइल के बीच में, राइट। तो जो मल्टीपल एक्सेस टेक्निक होती है ये हम यहाँ इस्तेमाल करते हैं। तो जो रेडियो बियरर है आपका, रेडियो रिसोर्स मैनेजमेंट है। रेडियो रिसोर्स मैनेजमेंट का मतलब है कि किसके पास कितने चैनल अवेलेबल है। अगर बगल वाले सेल में किसी ई नोड बी के पास चैनल्स अवेलेबल है, वहां पे कम सब्सक्राइबर बात कर रहे हैं, तो उन्हें दूसरा ई नोड बी जो उसके बगल में है वो इस्तेमाल कर सकता है। तो रेडियो रिसोर्स का पूरा मैनेजमेंट है वो ई नोड बी कर सकता है, उन्हें कंट्रोल भी करता है, उन्हें मैनेज भी करता है, राइट। डायनामिक रिसोर्स एलोकेशन करने की कैपेबिलिटी ई नोड बी के पास है, जो पहले नहीं होती थी। अभी इसके पास डायनामिक रिसोर्स एलोकेशन की कैपेबिलिटी भी है, तो वो भी आप नोट डाउन कर सकते हैं, राइट। तो ई नोड बी के बहुत सारे फंक्शंस हैं। ई नोड बी का मेन काम है आपकी रिक्वेस्ट को, जो भी इसकी रिक्वेस्ट है उसको आगे फॉरवर्ड करना, राइट। ये कोई प्रोसेस नहीं करता, ये इनकी रिक्वेस्ट को प्रोसेस नहीं करेगा, सिर्फ आगे फॉरवर्ड करेगा, राइट, जिसके भी पास करना है। तो ई नोड बी का काम है रिक्वेस्ट को आगे फॉरवर्ड करना, राइट। ई नोड बी और ई नोड बी के बीच में इंटरफेस होता है X2, यानी ये आपस में जो लिंक होते हैं या कनेक्ट होते हैं वो होते हैं X2 इंटरफेस से, जो कि ये फीचर पहले अवेलेबल नहीं था। एक नया चेंज जो 4G में है, जो 2G 3G में नहीं था, वो ये है कि जैसे 2G में BTS फिर BSC फिर MSc होता है, 3G में नोड बी के बाद RNC के बाद MSc होता है। यहाँ पे ई नोड बी के बाद डायरेक्ट EPC है, देयर इज नो BSc और RNC। यहाँ पे दो ही हार्डवेयर रह गए, ई नोड बी के बाद RNC जैसा या BSc जैसा कुछ भी नहीं है, हमने वो हटा दिया। यानी क्या हुआ? कनेक्टिविटी टाइम कम हो गया। अभी आपका हार्डवेयर और जल्दी कनेक्ट हो जाएगा मेन हार्डवेयर से और आपकी कॉल जल्दी कनेक्ट होगी। तो जो हमारा कनेक्टिविटी टाइम है वो जनरली जो 4G में हमने एक्सपेक्ट किया है वो है 2 मिली सेकेंड्स, जो कि 3G या 2G में जाता था 10 मिली सेकेंड्स। तो आप देख सकते हैं हमारा कनेक्टिविटी टाइम कम हो गया, जस्ट बिकॉज ऑफ व्हाट, कि हमने यहाँ से एक हार्डवेयर रिमूव कर दिया।
तो हमने कुछ ओवरहेड्स कम कर दिए, यू कैन से, राइट। इसके बाद इनोड भी कनेक्ट होता है यहाँ पे एमएमई के साथ और सर्विंग गेटवे के साथ। देखिए इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ पे है वो ये है कि जो डॉटेड लाइन है, आपको ये याद रखना है कि जहां जहां डॉटेड लाइन है इसका मतलब ये कंट्रोल प्लेन पे काम कर रहा है, यानी डायरेक्ट कॉल में या इंटरनेट की सर्विस जो आपको चाहिए, आप व्हाट्सएप चला रहे हो, आप फेसबुक चला रहे हो या किसी से बात कर रहे हो, उस टाइम वो डॉटेड लाइन वाला हार्डवेयर इन्वॉल्व नहीं होगा। डॉटेड लाइन वाला हार्डवेयर सपोर्ट करेगा और कंट्रोलिंग में काम आएगा। जो आपकी फिक्स लाइन है इस तरीके की, इसका मतलब ये एक्चुअल कंपोनेंट्स हैं जो कॉलिंग में काम आते हैं या इंटरनेट एक्सेस करने में काम आते हैं। जो डॉटेड लाइन वाले हार्डवेयर है वो सपोर्ट करते हैं, राइट। वो आपको सपोर्ट करेंगे बहुत सारी चीजों के लिए, आपकी कॉल कनेक्टिविटी के लिए, क्योंकि आपकी बात करने से पहले बहुत लंबा प्रोसेस होता है कॉल कनेक्ट होने के लिए। उन सब में ये डॉटेड लाइन वाले हार्डवेयर इन्वॉल्व है, इसीलिए ये कंट्रोल प्लेन पे काम करते हैं। और जो फिक्स लाइन वाले हार्डवेयर है, ये वाले जो फिक्स लाइन है, ये वाले यूजर प्लेन पे काम करते हैं। इसलिए यहाँ लिखा भी हुआ है जो इंटरफेस अवेलेबल है इनोड बी और एमएमई के बीच में, उस इंटरफेस को बोलते हैं S1C। C स्टैंड्स फॉर कंट्रोल प्लेन। जो इंटरफेस अवेलेबल है इनोड बी और SGW के बीच में, उसको बोलते हैं S1U। S1U का मतलब है U स्टैंड्स फॉर यूजर प्लेन। तो साफ साफ पता चल रहा है कि ये यूजर प्लेन पे काम करता है, ये कंट्रोल प्लेन पे काम करता है, यानी आपका ऑथेंटिकेशन, आपका वेरिफिकेशन, आपका बिलिंग, उन सब में ये काम आएगा, राइट। लेकिन ये कॉलिंग में काम नहीं आएगा। जब आप बात कर रहे हो किसी से, उस वक्त ये इन्वॉल्व नहीं है, पिक्चर में नहीं है। ये उससे पहले या उसके बाद में पिक्चर में है। जब आप किसी से बात कर रहे हो उस वक्त ये पिक्चर में नहीं है, ये पिक्चर में नहीं है, राइट। अब हम एक एक हार्डवेयर की बात करते हैं, पहले इनकी फुल फॉर्म देख लेते हैं। ई नोड बी की कोई फुल फॉर्म नहीं है, ई की फुल फॉर्म है, ई का फुल फॉर्म होता है इवॉल्व, राइट। एमएमई का फुल फॉर्म है मोबिलिटी मैनेजमेंट एंटिटी, राइट। क्या है? मोबिलिटी मैनेजमेंट एंटिटी, यहां लिखा हुआ है। एसडीडब्ल्यू का फुल फॉर्म क्या है? सर्विंग गेटवे। पीडीएन गेटवे का फुल फॉर्म क्या है? पैकेट डेटा नेटवर्क गेटवे। पीसीआरएफ का फुल फॉर्म क्या है? पॉलिसी एंड चार्जिंग रूल फंक्शन, राइट। ईपीसी का फुल फॉर्म क्या है? इवॉल्व पैकेट कोड। एंड ईयूटीएन का फुल फॉर्म क्या है? इवॉल्व यूनिवर्सल टेरेस्ट्रियल रेडियो एक्सेस नेटवर्क, राइट। तो ये सारे फुल फॉर्म्स हैं। अब हम देखते हैं किसका क्या फंक्शन है। तो सबसे पहले हम आते हैं एमएमई के पास। अगर एमएमई को मैं 2G 3G से कंपेयर करूं तो एमएमई काम करता है जस्ट लाइक योर वीएलआर। एग्जैक्टली नहीं कह सकते, बट जस्ट लाइक योर वीएलआर एमएमई काम करता है, राइट। एमएमई क्या क्या करता है? एमएमई के मेन फंक्शंस क्या है? पेजिंग ये करवाता है, ऑथेंटिकेशन ये करवाता है, मेरा यूजर ऑथेंटिक है या नहीं है, जिसने कॉल किया है ये वही यूजर है या कोई और है जो इसके नंबर को शो करके इसका नंबर इस्तेमाल करके बात करना चाहता है, क्या है, मतलब वो चीज ये करवाता है। हैंडओवर में एमएमई आपका हेल्प करता है। आपका अगर इंटर बीटीएस हैंडओवर, इंटर इनोड भी हैंडओवर होना है या आपका इंटर ईपीएस हैंडओवर होना है तो वो आपका एमएमई कराता है। इसके बाद आपका जो सर्विंग गेटवे है, आपको कौन सा सिलेक्ट करना है, बिकॉज हो सकता है एक ही नेटवर्क के अंदर कई सारे सर्विंग गेटवे बने हुए हो। आप जिस एरिया में है उसके अकॉर्डिंग आप उस सर्विंग गेटवे से कनेक्ट है, तो वो सर्विंग गेटवे कौन सा होना चाहिए, आप किसके ज्यादा क्लोज हैं, आपके लिए कौन सा सर्विंग गेटवे ज्यादा बेटर रहेगा कि आपको स्पीड ज्यादा मिले, वो कनेक्ट करने का काम एमएमई का है। एमएमई ही सिलेक्ट करेगा आपके लिए सर्विंग गेटवे। तो ये सारे फंक्शंस होते हैं मेरे मोबिलिटी मैनेजमेंट एंटिटी, इसीलिए इसका नाम है मोबिलिटी। मोबिलिटी का मतलब है आप जो मूव कर रहे हैं आपके लिए क्या बेहतर है, कौन सा सर्विंग गेटवे बेटर है आपके लिए, आपकी सर्विसेज के लिए, किससे आपको ज्यादा स्पीड मिलेगी, वहां ये कनेक्ट कर देगा आपको। आप आगे जा रहे हैं, गाड़ी से चलते हुए जा रहे हैं, तो ये किसी और से कनेक्ट कर देगा आपको। तो ये सारे काम किसके हैं? एमएमई के हैं, राइट। जैसे वहां पे वीएलआर होता था, करंट लोकेशन आपकी देखकर आपको कनेक्ट करता था, यहाँ एमएमई होता है जो आपकी करंट लोकेशन देख के आपको सर्विंग गेटवे के साथ कनेक्ट करता है, बाकी नोड्स के साथ कनेक्ट करता है, राइट। इसके बाद जो नेक्स्ट हार्डवेयर है वो है सर्विंग गेटवे। सर्विंग गेटवे अगर आप देखें तो इसके मेन फीचर्स क्या है? राउटिंग एंड फॉरवर्डिंग यूजर डेटा पैकेट्स। अगर आप देखें सर्विंग गेटवे, तो सर्विंग गेटवे क्या करता है? राउटिंग एंड फॉरवर्डिंग ऑफ यूजर डेटा पैकेट्स, ओके। तो इसका जो मेन फीचर है वो क्या है कि आपके जो पैकेट्स आ रहे हैं, आप जो पैकेट्स, आप ये कह लो कि जो पैकेट्स आपको भेजने हैं आगे बात करने के लिए, बिकॉज एक चीज आपको याद रखनी है कि 4G पूरे का पूरा आईपी पे काम करता है, पैकेट स्विचिंग पे काम करता है। यहाँ पे सर्किट स्विचिंग नाम की कोई चीज नहीं होती, सारे हार्डवेयर आईपी को सपोर्ट करते हैं, आईपी पे काम करते हैं। तो पैकेट्स को कहाँ फॉरवर्ड करना है, किसके पास फॉरवर्ड करना है,
आप फेसबुक चलाना चाहते हैं तो फेसबुक के पास, आपकी वॉइस कॉलिंग की रिक्वेस्ट है तो आईएमएस के पास, कहाँ पे आपकी रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करनी है ये डिसीजन कौन लेगा? ये डिसीजन सर्विंग गेटवे लेगा। अगर आप इसको कंपेयर करना चाहते हैं 2G आर्किटेक्चर या 3G के साथ, तो वहां पे जो काम SGSN का होता था वो काम यहाँ पे किसका है? सर्विंग गेटवे का है, राइट। सर्विंग गेटवे के बाद जो अगला हार्डवेयर आपके पास अवेलेबल है वो है PDN गेटवे, राइट। PDN गेटवे का बड़ा इंपॉर्टेंट काम है। आपको आईपी एलोकेट करने के लिए, इंटरनेट पे जाने के लिए आपको आईपी चाहिए, राइट। आपको वो आईपी एलोकेट करने का, आपको यूई को जो आईपी एलोकेट करना है इंटरनेट पे जाने के लिए, वो ये एलोकेट करता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट काम है इसका, पैकेट PDN गेटवे का। तो आपने आईपी एलोकेट करना है, तो आपने अपने नेटवर्क से बाहर जाना है, इंटरनेट से कनेक्ट होना है, या आपको आईपी दे देगा, आप आराम से इंटरनेट तक जाइए, बात करिए, इंटरनेट फेसबुक चलाइए, व्हाट्सएप चलाइए। तो PDN गेटवे एक्चुअल में आपको इंटरनेट तक लेके जाता है। अगर 4G से आपने 3G पे जाना है, 4G से आपने वाईमैक्स के साथ कनेक्ट होना है, तो भी यही कराएगा आपको। इसका मतलब कि आप अगर एक नेटवर्क से किसी दूसरी टेक्नोलॉजी के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, आप अगर 4G से 3G के साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, 4G से वाईफाई के साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, किसी भी डिफरेंट टेक्निक के साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आप PDN गेटवे के थ्रू ही करेंगे। यही वो गेटवे है एक्चुअल में जो आपको आईपी देके बाहर भेजेगा। अब चाहे आप वो आईपी लेके इंटरनेट तक चले जाओ, वो आईपी लेके आईएमएस तक चले जाओ, वो आईपी लेके आप कंप्यूटर नेटवर्क पे चले जाओ, किसी और डिफरेंट टाइप के नेटवर्क पे, तो वो काम कौन करेगा? वो काम PDN गेटवे करेगा, राइट। इसके बाद PDN गेटवे के बाद एक और इंपॉर्टेंट हार्डवेयर हमारे पास अवेलेबल है, HSS, होम सब्सक्राइबर सर्वर। अगर इसको समझना है, इट इज जस्ट लाइक HLR। जैसे आपके पास HLR होता था 2G 3G में, ऐसे ही 4G में क्या है? HSS, नाम बदल गया। काम मोस्टली जो काम है वो वही है। क्या काम होता था वहां पे HLR का? कि मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं उनका डेटा, कि वो कौन है, उसका नाम क्या है, उसकी IMSI क्या है, उसका MSISDN नंबर क्या है, यानी उसका मोबाइल नंबर क्या है, उसने कौन कौन सी सर्विसेज परचेज की हुई है, उसने कोई एक्स्ट्रा सर्विसेज ली हुई है क्या, कोई डाटा पैक डलाया हुआ है क्या, ये सारे जो भी उसका डेटा है ये सेव होता है मेरे HSS के अंदर। यानी मेरे सब्सक्राइबर का सारा डेटा, उसका प्रोफाइल इंफॉर्मेशन, उसका सब्सक्रिप्शन, उसने किस तरीके का सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है, उसको कौन सा डेटा रेट मिलना चाहिए, उसने कौन सा पैक डलाया हुआ है, वो सारी चीजें अपडेट होंगी HSS के अंदर, राइट। तो आप 4G में HLR नहीं कहेंगे, इसलिए मैं हटा देता हूं इसको, आप HSS कहेंगे इसको, लेकिन इसके फंक्शन जो है वो HLR के जैसे है, राइट। तो फंक्शन इससे क्या क्या होंगे? यूजर डेटाबेस, सर्विसेज सब्सक्रिप्शन, आपने क्या क्या सर्विसेज ली हुई है, आपने वीडियो कॉलिंग फीचर लिया हुआ है, आपने SMS सर्विस ली हुई है, आपने MMS सर्विस ली हुई है, आपने मोबाइल न्यूज़पेपर सर्विस ली हुई है, आपने IPTV सर्विस ली हुई है, या आपने कोई अदर सर्विस ली हुई है, वो सब इस पे अवेलेबल है, इसको पता है। अगर आपकी कोई सर्विस ब्लॉक की गई है, इसको पता होगा कि ये बंदा ये सर्विस नहीं इस्तेमाल कर सकता इतने दिन तक, राइट। तो ये इसको मालूम होगा। यूजर आइडेंटिफिकेशन एंड एड्रेसिंग, ये उसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट काम है कि यूजर को आइडेंटिफाई करना, मेरा यूजर कौन है। अगर किसी के पास आ रहा है कि आपके पास कोई कॉल आती है, तो आप कैसे पता लगाओगे नंबर बंदा कौन है? आप उसका IMSI चेक करोगे, उसका MSISDN चेक करोगे, वो सारे काम HSS करता है, राइट। इसके बाद PCRF, मेरे पास एक और हार्डवेयर है जिसका नाम है PCRF, पॉलिसी एंड चार्जिंग रूल फंक्शन। सबसे सिंपल काम क्या है इस हार्डवेयर का? सबसे सिंपल काम है बिलिंग करना। आपने कितना डेटा इस्तेमाल किया, आपने कितनी देर बात की है, उसके बेस पे आपका बिल बनाना, ये पहला इसका इंपॉर्टेंट काम है। जो बिलिंग वाला काम है वो ये करता है। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट काम है, इसीलिए आप जो भी डेटा कर रहे हो ना, वो ये सेंस कर रहा है। आप यहां से सपोज बात कर रहे हो, राइट, तो ये बीच में बैठ के सेंस कर रहा है कि कितना डेटा जा रहा है। आपने 10 MB इस्तेमाल कर लिया, इसने देख लिया, क्योंकि ये बीच में बैठा है, रास्ते में बैठा हुआ है, ये देख रहा है, अच्छा इसने 10 MB इस्तेमाल कर लिया, इसने अपडेट कर लिया, अच्छा इसने 50 MB इस्तेमाल कर लिया, इसने अपडेट कर लिया, अच्छा इसका 1 GB पूरा हो गया, ठीक है, इसने अपडेट कर लिया, सीधा आपके पास मैसेज आ गया कि आपने 1 GB अपना आज का डेटा खत्म कर चुके हैं। अब आपका जो स्पीड है वो कम कर दिया जाता है, और आपका स्पीड हो जाएगा फिर कितना, जितना भी वो कर देते हैं ना, 256 kbps कर देते हैं रिलायंस जियो वाले, सेम वो केस यहाँ से होता है। तो ये PCRF बताएगा कि आपका डेटा कितना किस स्पीड से चलेगा, फिर उसके बाद कब मेरे को आपकी स्पीड कम करनी है, राइट। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट फंक्शन है PCRF का, जो होता है क्वालिटी ऑफ सर्विस, कि मेरे सब्सक्राइबर को क्वालिटी ऑफ सर्विस क्या मिलेगी, इसको वॉइस क्वालिटी कैसी देनी है, इसकी वॉइस क्वालिटी HD देनी है, या सपोज कहीं पे नेटवर्क डाउन है तो इसको वॉइस क्वालिटी कम करके देनी है।
तो जो क्वालिटी ऑफ सर्विस है कि किस एरिया में कैसी सर्विस मिलनी चाहिए, किस एरिया में यूजर को एचडी क्वालिटी में वॉइस मिलनी चाहिए, किस एरिया में एसडी क्वालिटी नहीं मिल सकती है तो उससे लोअर क्वालिटी की वॉइस मिलनी चाहिए, ये सब डिसीजन भी पीसीआरएफ अपने लेवल पे करता है और आपको प्रोवाइड कराता है, राइट। इसके बाद ई नोड बी के मैंने फीचर्स लिख दिए, पीसीआरएफ के फीचर्स लिख दिए। तो एक्चुअल में ये जो सारा हार्डवेयर है जो आपने यहाँ देखा, ये पूरे हार्डवेयर को हम क्या बोलते हैं, ईपीसी बोलते हैं, इवॉल्व पैकेट कोड। तो 4G 3 चीजों का कॉम्बिनेशन है, ई नोड बी, ईपीसी एंड आईएमएस, राइट। कैसा होता है मैंने आपको दिखा दिया। कौन सी फ्रीक्वेंसी बैंड इस्तेमाल होते हैं 4G के लिए हिंदुस्तान में, जो सबसे फेमस बैंड है उसको बोलते हैं बैंड 40, जिसकी रेंज कितनी है 2300 मेगाहर्ट्ज। ये फ्रीक्वेंसी इस्तेमाल की जाती है हिंदुस्तान में 4G के लिए। और हिंदुस्तान में एकमात्र ऑपरेटर रिलायंस जियो है जिसके पास सभी 22 सर्किल्स के राइट्स अवेलेबल है 2300 मेगाहर्ट्ज पे, और जो बैंडविड्थ अवेलेबल है वो 20 मेगाहर्ट्ज अवेलेबल है। इसी वजह से रिलायंस जियो ने इस तरीके के प्लान निकाले हुए हैं कि वो फ्री में सर्विस दे रहा है सबको या बहुत सस्ते रेट पे दे रहा है। उसके पास बैंडविड्थ अवेलेबल है, वो सारे सर्किल्स के लिए अवेलेबल है, वो पहले से अपना नेटवर्क डिप्लॉय कर चुका है। तो अभी उसकी जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है वो बहुत ज़्यादा आप देख रहे हैं कि किस तरीके की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है। तो ये एक ओवरऑल 4G का सिनेरियो है, राइट। हर हार्डवेयर के फंक्शंस मैं आपको बता चुका हूँ। इसके अलावा 4G में जो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जैसे कि ये है, वेरिएबल बैंडविड्थ अवेलेबल है, मल्टीपल एक्सेस टेक्निक ये होती है, सिंगल कैरियर फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, डाउनलिंक यानी जब डाउनलोडिंग करते हैं तो आप डाउनलिंक चैनल पे करते हैं, उसके लिए अवेलेबल है ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, राइट। तो इसमें PAPR का कॉन्सेप्ट होता है, वो अभी हमें डिस्कस नहीं करना है, राइट। इसके अलावा आपको जो याद रखना है वो ये रखना है कि ठीक है, इतना काफी है। इसके अलावा कोई और चीज मुझे नजर नहीं आ रही। हाँ, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है S11 GX इस तरीके की, ये इंटरफेसेस हैं। इंटरफेसेस का मतलब होता है, इंटरफेसेस के अपने कुछ काम होते हैं। इंटरफेसेस को आप समझना चाहते हैं तो सपोज करो ये मेरा मोबाइल है, राइट। इस मोबाइल में यहाँ एक चार्जिंग पॉइंट है, राइट। इस चार्जिंग पॉइंट में जब मैं ये चार्जर लूंगा, मेरा ये चार्जर है, इस चार्जर की ये केबल है, इस केबल को यहां लगाता हूं तो मेरा फोन चार्ज करता है। तो ये जो पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट, ये कहलाएगा इंटरफेस, जहां पे ये मोबाइल और ये आपस में कम्युनिकेट करते हैं, उस चीज को बोलते हैं इंटरफेस, जहां पे दो डिफरेंट हार्डवेयर कम्युनिकेट करते हैं आके। तो दिस पोर्ट इज कॉल्ड इंटरफेस। तो यहाँ पे इंटरफेस की जब बात कर रहे हैं आप, तो इंटरफेस का सिंपल सा मतलब है कि दो डिफरेंट हार्डवेयर ये और ये बात कर रहे हैं। तो किस बेस पे बात करते हैं, कौन से प्रोटोकॉल्स होते हैं, वो डिफाइन किए गए हैं इस इंटरफेस में। तो आपको याद रखना है जो सबसे इंपॉर्टेंट इंटरफेस है 4G का वो है X2। ये सबसे इंपॉर्टेंट इंटरफेस है ई नोड बी और ई नोड बी के बीच में, क्योंकि ये कहीं और नहीं होता। 2G में BTS और BTS के बीच में कोई इंटरफेस नहीं है, 3G में नोड बी और नोड बी के बीच में कोई इंटरफेस नहीं है, 4G में पहली बार इंटरफेस अवेलेबल हुआ है ई नोड बी और ई नोड बी के बीच में। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको मालूम होनी चाहिए। इसके अलावा 4G में एक कॉन्सेप्ट आता है माइमो का, जिसे हम फिर कभी डिस्कस करेंगे, मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट, जिसकी वजह से आपको 4G में बहुत ज़्यादा स्पीड मिलती है। इसे कभी वक्त मिलने पर हम दोबारा डिस्कस करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, शुक्रिया। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, एंड थैंक यू सो मच। और जो भी आपके डाउट्स हैं वो आप मेरे को कमेंट में डाल सकते हैं, मैं इंशाल्लाह ज़रूर आपके डाउट्स को क्लियर करूँगा। एंड थैंक यू सो मच।